नमस्कार बच्चों। तो आज हम पार्ट 1 का आगे का पोर्शन देखने वाले हैं, जिसमें न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम ये दो पिंड के बीच में स्थित बल के ऊपर बताया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि उपयुक्त फिर केपलर के नियमों को ध्यान में रखकर न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है और यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि m1 और m2 नाम के दो पिंड है, उनके बीच की दूरी ये है, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वह यहाँ पे उसने दिखाया है। तो इसमें देखिए आकृति में m1 तथा m2 द्रव्यमान वाले दो पिंड दिखाए गए हैं तथा उनके बीच की दूरी d है। फिर अब जैसे नियमानुसार हम क्या देखेंगे कि जो बल है, बल को F से दिखाया गया है। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग बताया गया है। तो दिखाए गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F को गणितीय परिभाषा में निम्नानुसार लिखते हैं। तो F फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, और m1 m2 अपॉन d का वर्ग, मतलब F बराबर कैपिटल G मतलब गुरुत्वजनित त्वरण और गुरुत्वजनित स्थिरांक कह सकते हैं इसको, और m1 m2 बटे d का वर्ग। कभी कभी ये डायग्राम दिया रहता है और पूछता है कि यह डायग्राम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर g क्या है? एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान दुगुना करे तो इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसको भी एक वाक्य के उत्तर में या प्रश्न लिखते समय पूछा जा सकता है। यदि उसी प्रकार यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान की मध्य की दूरी को दुगुना करें तो बल 1/4 हो जाएगा। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर दूरियां बढ़ेंगी तो बल क्या होगा? कम होगा। दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा होगा। यदि दोनों पिंड गोली होंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होगा। उस रेखाखंड की लंबाई को उनके बीच की दूरी माना जाता है। जैसे ये बताया गया है, दो केंद्रीय पिंड है तो उनके बीच की दूरी d। यदि वे पिंड गोल या नियमित आकार के नहीं है तो बल उनके पिंडों के द्रव्यमान के केंद्रों को जोड़ने वाले रेखाखंड की दिशा में होता है तथा d के लिए उस रेखाखंड की लंबाई ली जाती है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करने की यहाँ से ज़रूरत है कि न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। ये पूरा यहाँ से लेते हुए यहाँ तक यह नियम पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। कभी कभी वो इसके बारे में पूछते हैं, तो ये आपको याद करके रखना है सूत्र। कभी कभी ये दिया रहेगा, पूछते हैं g क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, d का वर्ग क्या है। तो इस तरीके से दिया। इस समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि g का मान इकाई द्रव्यमान तथा इकाई दूरी पर स्थित दो पिंडों के गुरुत्वीय बल का मापन करने पर प्राप्त होता है। अर्थात SI प्रणाली में g का मान 1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के मान के बराबर होता है। फिर आप इसको ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि SI प्रणाली में g की इकाई न्यूटन मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग है। फिर कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले g का मान बताया था? हेनरी कैंडिश नामक वैज्ञानिक ने g का मान बताया था। और SI प्रणाली में इसका मान है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसका नियम, ये दोनों लाइन जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना या कम होता है, और ये फॉर्मूला। फिर आगे देखते हैं।
किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर या बाहर बिंदु होता है जिसमें पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। समान घनत्व वाले गोलीय पिंडों का भूमितीय केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समान घनत्व वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्रक पर केंद्रित होता है। तो ये आकार और प्रकार के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान किसके ऊपर कहाँ डिपेंड होगा, कहाँ स्थिर होगा, वो कहाँ केंद्रित होगा। फिर एक समान वृत्ताकार गति देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था वृत्ताकार गति। अब एक समान वृत्ताकार गति देखें। यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति से गतिमान है तो हमने यह देखा है कि इस प्रकार गतिमान पिंड केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्रकीय बल प्रयुक्त करते हैं। इस पिंड का द्रव्यमान m द्वारा कक्षा की त्रिज्या r द्वारा तथा उसका वेग v द्वारा दर्शाया गया है। तो इसलिए बल का परिमाण क्या हो जाएगा, mv का वर्ग बटे r। यह गणितीय संख्याओं द्वारा दिखाया जाता है। यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाले अभिकेंद्रकीय बल F बराबर mv का वर्ग बटे r होना चाहिए। ये सूत्र के अनुसार है। फिर यहाँ m यह ग्रह का द्रव्यमान है, v यह उसका वेग है तथा r यह ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अर्थात ग्रह से सूर्य की दूरी है। उसका वेग हम उसके आवर्तकाल t तथा सूर्य के परिधि परिक्रमा करने की समयावधि और त्रिज्या का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब ग्रह द्वारा तय की गई दूरी, अब ग्रह क्या होता है, वो वृत्ताकार कक्षा की दूरी तय करता है। तो वृत्ताकार कक्षा की परिधि निकालते हैं पहले, वो होती है 2 पाई r। r यह क्या है, सूर्य से दूरी है। अब उसके लिए लगा हुआ समय, तो उसको हम आवर्तकाल को t बोलते हैं। तो v बराबर वृत्त की परिधि बटा आवर्तकाल। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r आवर्तकाल बटे t। तो ये आपको दिया है। फिर यही सूत्र जो है वो इसके अंदर रखने का है v का मान। तो फिर 2 पाई r बटे t का वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 m, फिर पाई का वर्ग r बटे t का वर्ग। तो यहाँ पे दिया। इसे r स्क्वायर से गुणा करने पर तथा भाग देने पर हमें यह प्राप्त होगा कि f बराबर 4m पाई का वर्ग बटे r का वर्ग, फिर r घाते 3 बटे t का वर्ग। केपलर के तीसरे नियम अनुसार ये क्या है, ये कांस्टेंट है, अचर है k का मान, और इसलिए f बराबर 4m पाई का वर्ग बटे r स्क्वायर k। परंतु 4m पाई का वर्ग बटे k बराबर अचर, इसलिए f प्रोपोर्शनल टू 1 बटा r का वर्ग। अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी का अभिकेंद्रकीय बल जो कि ग्रह के परिभ्रमण के लिए कारणीभूत होता है, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे दिया है कि उनके बीच का जो अभिकेंद्रकीय बल होता है वह उस बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यही गुरुत्वीय बल होता है तथा वह दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बलों की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है, परंतु वह संपूर्ण विश्व का नियंत्रण रखता है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है और विश्व का भविष्य निश्चित करता है। हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जमीन पे चल सकते हैं, अगर वो बल नहीं होता तो हम चलने में असक्षम होते थे। ग्रह, तारे और विश्व के अन्य घटक में प्रचंड द्रव्यमान के कारण यह संभव हुआ है। जैसे रखा है, टेबल पर रखी दो वस्तुओं में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यस होता है। दो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन फ्रिक्शन बल, घर्षण बल के कारण जो ज़मीन से या लकड़ी से जो होता है उसके कारण वो बल क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। फिर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल देखते हैं। क्षैतिज के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा या समानुसार बदलेगा। जैसे हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जब तक हमारा बल ज़्यादा रहता है तो वह ऊपर जाती रहती है। जैसे ही ऊपर जाते समय क्या होता है, बल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसके कारण फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो वहीं से वापस नीचे आना शुरू हो जाती है।
किस प्रकार बदलेगा? वो पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता? थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे क्यों गिर जाता है? उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? हमारे लगाए गए बल के ऊपर निर्भर होती है। पृथ्वी और उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है, और इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षितिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं तो यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। उसको हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। वो उसी बल के कारण पत्थर नीचे गिर जाता है और पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने लगता है। तो यहाँ पर ये सब बताया गया है कि हम जो चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उसमें जो वेग होता है वो कम होते जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो शून्य हो जाता है और शून्य होके वह सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा पर प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित परिक्रमा करती है। पृथ्वी की परिक्रमा, ये भी अंडरलाइन कर लो। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों के लिए यह घटित होता है। चंद्रमा पर भी यह बल प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित परिक्रमा करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले कृत्रिम उपग्रहों के लिए यह घटित होता है। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परित परिक्रमा करते हैं। उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है। वे सेब की तरह पृथ्वी पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों? तो ये क्या होता है, क्योंकि वो वहाँ पर वृत्ताकार गति कार्य करती रहती है और जिसके कारण वे गिरते नहीं हैं। तो ये यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे, जो है नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो उसको हम लोग आगे वाली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।